ठीक कुछ देर बाद अपने वक्त पर आलम घर पहुंचा और उसके पीछे ही बुरहान भी आदम का। उसके ड्राइंग रूम में कदम रखते मुस्कान का दिल पूरी तरह धड़का। सब राजी थे तो क्या कुछ ही देर में वो मुस्कान से मिसेस बुरहान बन जाएगी। ये सोच ही ऐसी थी कि उसका अंग अंग सरशार हो गया और दिल में ढेरों सुकून उतरने लगा। क्यों करना चाहते हो मेरी बहन से शादी? आरिफ ने सख्त लहजे सर्द मेहरी से पूछा। बुरहान ने ब्लैक थ्री पीस सूट में लबों में सिगरेट दबाए सोफे पर टांग चढ़ाए बैठे आलम पर एक नजर डाली और आरिफ को देखा। शादी क्यों करते हैं? उसका उल्टा सवाल आरिफ दिल मिला उठा और ड्राइंग रूम के बाहर खड़ी मुस्कान ने दांत पीसे। मैं तुम्हें बताऊंगी एसवी, शादी क्यों करते हैं। वो दांत कचकचा कर गोया ऐद करने लगी। हकीकत बताओ। साहिर ने पूछा तो बुरहान ने सांस खारिज किया। आखिर झूठ का सहारा जो लेना था। पसंद करता हूँ। उसके जवाब पर साहिर की तमस्सा उड़ाती नजरों पर वो दांत पीस गया। कब से? दूसरा सवाल। बचपन से। वो गुस्से से गोया हुआ आरिफ ने आंखें घुमाई। रास्ता नापो, हमें ऐसे मजनू टाइप लड़के की जरूरत नहीं अपनी बहन के लिए। साहिर कहकर उठा तो बुरहान को सरासर अपनी बेइज्जती लगी। कुछ दिनों से। उससे जवाब दिया तो साहिर के लबों पर मुस्कुराहट आई। और तुम रिश्ता मांगने आ गए इस दीदा दलेरी से, अकेले, ना माँ के साथ ना बाप के साथ। एसपी, बहन है, बोझ नहीं। जाओ पहले सरभरा को लाओ, बाद में सोचेंगे। वो कहता बाहर की जाने मजबूत कदम कालीन पर रखता चला गया। आरिफ मुस्कुरा दिया और बुरहान ने सबसे मुठियां भींची। मुस्कान ने भी जाते हुए साहिर आलिम की पुश्त देखी। इसे तो कायल करना भूल गई। असल देव दुश्मन तो ये सामने वाला था। आलिम ने जो कहा है उस पर अमल करें, बात का बात पर सोचेंगे। आरिफ भी कहकर चला गया, मुस्कान पर चिताती नजर डालकर। उनके जाते ही वो गुस्से से भरे खड़े बुरहान के सामने आई। जाओ किसी दूसरी को ढूंढो अपने एग्रीमेंट के लिए। वो मायूसी से खोया हुई कि बुरहान ने सोच से सर निकाल कर सामने आया और लबों पर तबस्सुम सजाकर उसके सामने आ रुका। मुस्कान ने सर उठाकर उसे देखा। मेरे एग्रीमेंट पर तो तुम ही फिटा रही हो मैडम मुस्कान, दो भाइयों की लाडली। वो लाडली पर जोर देता कहकर वहां एक सेकंड मस्जिद रुके बिना चला गया। अच्छा है। वो लापरवाही से कंधे उचकाकर जेब से बवल निकालकर मुंह में डालती सोफे पर गिर गई। वो शूज सले सिगरेट को मसल कर सिगरेट की वो मुंह से खारिज करता एक गहरा सांस भरकर दरवाज़ा खोलते हॉलनुमा उस खूबसूरत रूम में दाखिल हुआ तो नजरें सीधा सामने अलमारी से अपना ड्रेस टटोलती। उसकी घुटनों तक आती सफ़ेद शर्ट और खुले काले लंबे बाल जो उसकी पुष्प पर आबशार की तरह बिखरे हुए थे। वो झुंझलाई सी महकता गुलाब लग रही थी। आलम ने मुतबस्सिम आंखों से उसके तौबा शिकन सराबे पर एक भरपूर नजर डाली। दरवाज़ा पीछे से दोनों हाथों से बंद किया। भारी कदमों की धमक छोड़ते वो आहिस्ता से कदम उठाने लगा। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर होलैंड ठटक गई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा और आलम का सोचती ही पसीने से शराबोर होती झिझक कर पीछे हुई। उसकी पलकें लरस रही थीं और बदन पर कपकपाहट तारी हो गई। सिगरेट और उसकी खुशबू ने मज़ीद उसकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत दिया। उसके अंदर में उथल पुथल मच गई। इतनी जल्द जाग गई? आलम उसके सामने रुका तो हुरुलैन उसके चौड़े पहले मजबूत जिस्म के सामने दब गई। वो नींद नहीं आ रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। उसका गंभीर भारी लहजा उसकी कुर्बत पर उसकी टांगें साथ छोड़ रही थीं। पाँव सुन हो रहे थे। शर्म और घबराहट ने ऐसा हाल कर दिया था कि वो उसकी खुली लंबी आसीनों से अपनी मोमी गुद्दास उंगलियां निकालकर मुंह पर रखकर सांस भरने लगी। एवरीथिंग ओके? टेक इट इजी। उसकी कपकपाती मोमी उंगलियां मुंह से हटाए लहजे में बला की नरमी समाए वो उसका सर सहलाने लगा। मैं फ्रेश हो जाऊं? उसे अपने हुलिये से शर्मिंदगी हो रही थी। वो जानती थी वो कितनी अजीब लग रही होगी और उसे शर्म भी महसूस हो रही थी। इसलिए वो उंगलियों की मदद से बार बार शर्ट को नीचे खींच रही थी। रुखसार थक कर लाल टमाटर हो गए थे कि उनकी गर्दिश पर उसे लगा उसके रुखसारों से झलक पड़ेगा। साहिर ने सर हिलाया और अपने साथ लगाकर अलमारी से उसके लिए काफ़ी ड्रेसेस को छोड़कर खूबसूरत मेरून कलर का लॉन्ग फ्रॉक निकालने लगा जिस पर गोल्डन नफीस काम था। वो उसकी पसंद के कपड़े तो पहनती थी, हर चीज़ उसकी पसंद की होती थी। और जब वो उससे पूछा था कि कैसे हैं तब उन्हें हाथ से महसूस करके उंगली से ओके का इशारा देती। रंगों से तो वाकिफ नहीं थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था आंखों में। नूर बताती थी कि ये गुलाबी कलर है और वो पूछती कि गुलाबी भी कौन सा रंग है
तब नूर बेबसी से देखती रह जाती थी उसे और बात बदल देती। ये तुम पर आज बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे तुम आज महकता ताज़ा गुलाब लग रही हो, वैसे ये तुम्हारे सरापे को और ताजगी बख्शेगा। वो झुककर सरगोशी में बोला कि वो बेसाख्ता बेतरतीब धड़कनों और बदहवासी से उंगली दांतों तले दबा गई। ये वो थी जिसकी ले उठी। उसी करा पर आलम की नजरें उसकी शफाफ मेरे जैसी रंगत वाली सराई गर्दन से भटकती उसकी उंगली पर आईं तो उनकी नन्ही बूंद देखकर चौंक गया। आंखें जो खुमार उलूदा हुई थीं, एकदम उनमें परेशानी छा गई। ये कैसे हुआ एन? हूर ने दर्द से टपटपाई आंखें उठाईं। आलिम की परेशान नजरें उसकी आंखों पर आईं तो सुर्खी आलूदा आंखों में तैरते पानी को देखकर टटक गया। मुंह में आ गई। उसे लंबी सी खुली शर्ट के आस्तीन में मौजूद हाथ से आंखें मसलीं तो और हशर भरपा करके आलम पर। कैसे आ गई डार्लिंग? उससे उसकी उंगली को लबों से लगाया तो हूर के जिस्म में करंट फैल गया। खुद चली गई। अपने हाथ को उसकी ग्रिप से आज़ाद करवाने की कोशिश करती वो अकलाई बोली। सांसों के ज़ेरो बम पर आलिम झुकाया उसकी नरम गरम सांसों पर। छोड़े। वो मछली उसके हजार में। सुबह तो नहीं हुई जाने आलम। उसकी थोड़ी पर मौजूद दिल पर अपने थूकते लब रखकर उसकी सांस से हलक में दबा गया। हो गई है। मैंने अभी खिड़की पर अपने हाथ पर धूप महसूस की। अपनी गर्दन पर उसके लब महसूस करती वो सिमट गई। अच्छा, बहुत होशियार हो। वो हंस पड़ा और उसकी बदतर होती हालत पर रहम करते अपने हजार से आज़ादी बख्शी, जिस पर हूर ने दिल पर हाथ रखकर सुकून का सांस लिया। वो तो मैं हूँ। हूर ने मध्यम आवाज में कहते छोटी सी सुर्ख नाक सुकड़ी। अच्छा। आलम ने शरारतन अंदाज में अच्छा को खींचते उसकी कमर को अपने हाथ से झगड़ा और खींचकर उसे अपने चौड़े सीने से लगाया कि वो अचानक इस अफताद पर फुकला गई। मैं चाहूँ। अपनी कमर पर उसकी मजबूत उंगलियां महसूस करती मिनमिनाई। आसपास जैसे खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। इतनी जल्दी? दूसरा हाथ उसके बालों में फंसाए गंभीर सरगोशी की। हाँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही। आपकी शर्ट में मुझे बहुत शर्म आ रही है। वो मुंह उसके सीने में छुपाकर जैसे गुनाह का इतराफ करने लगी और उसके अदा पर आलम निस्सार हो गया। एक बार मुस्कुरा कर दिखाओ, फिर आज़ादी मिलेगी। नरमी से गिरफ्त में उसके मुलायम रेशम जैसे बाल लेकर आहिस्ता से उन्हें पीछे किया तो हूर का चेहरा बुलंद हुआ, पर वो उसकी बात पर ही हैरान परेशान आंखें चपकाती समझने की कोशिश कर रही थी उसकी फरमाइश को। एक तुम्हारी अदाएं ऐसी हैं कि पत्थर को भी पिघला दें। उसकी घनी स्याह पलकों को चपकने वाली अदा पर वो सरगोशी में बोला तो खुद बहुत लबों में मुस्कुराहट आ गई और आलम ने बड़ी चाहत से उसके पंखड़ियों जैसे गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट देखी और फूले गालों में डिम्पल और झुककर उसके दोनों डिम्पल्स को बारी बारी अपने अनाबी लबों से छुआ कि हुरुलैन शर्मा कर नसें झुका गई और उसकी मूंछों की चुभन पर सिमट गई। अब जाओ, जब तक मैं नाश्ता लेकर आऊं। उसके माथे पर बोसा देते उसके हाथों में ड्रेस संवाकर बाथरूम में छोड़ गया और खुद दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल आया। क्या सबके शोहर आलम जैसे होते हैं? शर्म से वो दरवाजे की पुश से कमर टिकाकर खुद से पूछने लगी। नहीं, इनके जैसा कोई नहीं होगा। ये करोड़ों में एक होंगे। वो सोचती फ्रेश होने लगी और आलम के लौटने से पहले शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर निकली। चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के पास आई और बालों को तौलिए से साथ किया तो भीगे बाल उसकी पुश पर फैल गए। तौलिया वो साइड पर रख दी। ड्रेसिंग टेबल पे हाथ रखकर ब्रश टोलने लगी और जब उसके हाथ लगा तो उठाकर बालों में फेरने लगी, पर उलझे बालों में ब्रश उससे ज़्यादा बुरी तरह उलझ गया। हुरुलैन दांत एक दूसरे दांत पर रखकर गुस्से से चिड़चिड़ी आवाज़ निकाली। उसे हमेशा लंबे बाल से खार थी। वो नहीं चाहती थी इतने लंबे बाल जिन्हें संभालना उसे मुश्किल हो जाता। उफ, मैं तुम सबको कटवा रही हूँ अभी के अभी मेसी को बुलाकर, उन्हें धमकी देती बोली। रूम में ट्रे लेकर दाखिल होते आलम ने उसकी उससे भरी आवाज़ बाखूबी सुनी थी। बगैर मुझसे पूछे। उसके बाल आगे करते उसकी डोरियां बांधते हुए पूछा। लहजे में सख्ती थी जो हुरुलैन को लब दबाने पर मजबूर कर गई। मैं इनसे मजाक कर रही थी। ब्रश उसके हाथ में थमाते वो बोली। आलम के लबों पर तबस्सुम फैला। ये तुमसे करते हैं? आहिस्ता से बालों में ब्रश फेरते हुए पूछा। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, वो रस से बोली। आलम ने आईने में उसके मेहरून कलर
मैं धमकते सरापे को देखा और उसके बाल सुलझाकर आगे रखता, उसके नाजुक शाने पर अपनी ठोड़ी टिकाकर उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू फैलाए और उसे पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया कि वो छुप गई उसके चौड़े सीने में। सलाम नहीं किया? भीगी गर्दन में मुंह छुपाते हुए पूछा। रात को किया था। और फिर से उसे पटड़ी से उतरते देखकर उंगलियां पटकती मासूमियत से बोली। रात गई बात गई, नया दिन नई बात। उसे घुमाकर सामने किया। बोलो। उसके लरसे लबों पर उंगली फेरते कहा। वो रूलैन भीगी हथेलियों को आपस से मसलने लगी। कौन सी मनूस खड़ी थी जब मैंने इंग्लिश सीखने की फरमाइश की? नाक सुकड़ कर सोची लब दबा गई। बोलो या मैं बुलाऊं? उसे खींचकर सीने से लगाते कहा। वो रूलैन सीने में मुंह छुपा गई। या अल्लाह, मैं जान गई हूँ कि आपने मेरी आंखों में बेनाई क्यों नहीं दी। इसलिए ना कि मैं शर्म से इस बेपाक इंसान को देख ना पाऊँ। वो दिल ही दिल में सोचती सर हिलाते इकरार करती। अस्सलाम। वो भी सलाम मुकम्मल कर दी। उससे पहले ही आलम ने उसका चेहरा ऊंचा कर दे उसकी आवाज़ हलक में ही दबा दी और रूलैन आंखें फैलाए उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच गई। अब बोलो। बालों को पीछे करते उसके भीगे लबों पर अंगूठा फेरते मुस्कुराती आवाज़ में कहा। वो बेबसी से उसके सीने पर मुक्का मारकर सर टिका गई। बहुत बुरे हैं। दूसरा मुक्का उसके मजबूत दवाना बाजू पर मारा। आई लव यू। मुंह बिगाड़ कर बोली तो आलम हंस पड़ा उसके नक्श पर। आई लव यू टू। उसे बाहों में भरकर सोफे पर लाया और उसकी झिझक शर्म को एक तरफ रखते हुए उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा और बीच बीच में वो जानबूझकर उसकी उंगलियों पर अपने दांत काट देती और उसकी बचकाना हरकत पर मुस्कुराता तो उसका निवाला मुंह में डालता और हैरान परेशान थी उस पर असर क्यों नहीं हो रहा। आप आज काम पर नहीं जा रहे? उसके वापस आने का कहने पर हूर ने हैरत से पूछा। नहीं। आलम ने यकलफ्सी जवाब दिया। हैं, पर क्यों? वो सटपटा कर उठ खड़ी हुई और आलम के लबों पर तबस्सुम खिला उसकी हालत पर। वापिस आकर बताऊंगा। उसके सूट टमाटर होते गाल को छूकर वो ट्रे उठाकर चला गया और हूर का सोचते ही ऊपर का सांस और नीचे का नीचे रह गया। मुझे सो जाना चाहिए। वो हड़बड़ाकर सोचती बेड की जानिब कदम उठाती ऊपर चढ़कर कंफर्टर सर तक ओढ़े अंदर घुस गई। आलम ने कोट हैंग कर दे उसके कंफर्टर में छुपे वजूद को देखा और मुस्कुराता बेड पर आया। बहुत हो बेबी। उसकी सरगोशी पर हुरूलैन का मुदर खनकदार कहका गूंजा। बुरहान भाई, ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं? नूर सीढ़ियाँ उतरती रोती हुई आसिया बेगम को साथ ले जाते बुरहान से बोली। तुम यहाँ अकेली हो? उसकी बात को नज़रअंदाज करते पूछा। नूर ने ताज्जुब से उस बुरहान को देखा जो बिल्कुल बदला हुआ था। मैं आपसे कह रही हूँ कि ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं और आप मेरे अकेले होने का पूछ रहे हैं। वो गुस्से से कह दी। दो दो सीढ़ियाँ साथ फलांगती ताई अम्मी के पास पहुंची। दोनों आ जाओ। वो कहता नूर को शश छोड़कर आगे बढ़ गया। ये क्या हो गया इन्हें ताई अम्मी? वो हैरान से आसिया बेगम से पूछने लगी। मत पूछो बेटा, पागल हो गया है। उस गुंडे की बहन से शादी करने जा रहा है और रिश्ते के लिए तेरे ताया अब्बू और मुझे साथ लेकर जा रहा है बावला। आसिया बेगम आंसू पूछती हुई बताने लगी। नूर सकते में थी। मैं दाद को कॉल करती हूँ। उससे कहकर मोबाइल को सामने किया ही था कि बुरहान ने झपट कर मोबाइल छीना। चले अम्मी, वरना आप मेरी लाश देखेंगी। अगर आज आपने मेरा रिश्ता नहीं मांगा तो मैं ये मुल्क ही छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वो धाड़ कर बोला कि आसिया बेगम दिल पर हाथ रख गई। बुरहान, क्या कर रही हैं? नूर सदमे से खोया हुई तो बुरहान ने एक नज़र गुस्से भरी निकल उस पे डाली। चुपचाप पीछे आओ, वरना अगर मैं यहाँ से निकला तो हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। वो कहकर रुका नहीं और आसिया बेगम बेआवाज आंसू बहाती उसके पीछे आई और उनकी हालत के जेर नज़र नूर भी पीछे भाग आई। कहीं मुस्कान की तो बात नहीं कर रहे? वो सोचती गाड़ी में आसिया बेगम के साथ बैठी। बुरहान भाई, मोबाइल दे। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठे बुरहान के सामने हाथ फैलाया। चुप करके बैठो, मिल जाएगा तुम्हारा मोबाइल। एक झिड़क ने ही नूर का मुंह बंद कर दिया और टुपटुपाती नजरों से आसिया बेगम को देखने लगी। और आसिया बेगम तो किसी और ही जहां में पहुंची हुई थी। उन्हें बुरहान के तेवरों से खौफ आ रहा था। जवान खून था, क्या कर गुजरे। उनका इतना सुलझा समझदार बेटा, उन्होंने अपने हाथों से उसकी जिंदगी तरको कर दी थी। गाड़ी आलम के बंगले के सामने रुकी जहां परेशान से कमाल साहब पहले से ही मौजूद थे। बुरहान, क्यों बुलाया है यहाँ? कमाल साहब ने गुस्से से पूछा। अपने बड़े बेटे का रिश्ता मांगने के लिए। वो कहता गाड़ी लॉक करते तमस्सुर भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। तुम पागल हो गए हो?
वो गुस्से से भड़क कर दाड़े पर लहजा कांप रहा था। हाँ, पागल हो गया हूँ। आप दोनों ने बनाया है मुझे पागल। वो आसपास का ख्याल किए बगैर घुर्राया। कमाल साहब उसके मुसलसल गुस्साख लहजे पर खूंखार होकर उसे देखने लगे। चलो वापस बेगम, ये पागल हो गया है। वो कहकर आसिया बेगम को साथ ले जाने लगे और नूर को भी इशारा दिया। जाएं, शौक से जाएं, पर जरा कमाल साहब यहाँ भी नजर डालते जाएं। उससे पीछे से तमस्सुर भरी नजरों से पुकारा। वो ठटक कर रुके और गुस्से से मुड़े। तुम्हारी ये मजाल नाफरमान, तुम बाप को नाम से पुकारोगे? वो धाड़ कर उसकी जानिब लपके और उसके हाथ में मौजूद अमेरिका की फ्लाइट के शाम की टिकट देकर साकित रह गए। अगर आपने अंदर कदम नहीं रखे तो मेरे कदम हमेशा के लिए पाकिस्तान से निकल जाएंगे। वो उनकी आंखों में देखकर खोया हुआ और कमाल साहब उसके इस तरह बदलने पर शशर रह गए। और फिर वही हुआ जो बुरहान ने चाहा, क्योंकि इस बुढ़ापे में वो बेटे की जुदाई कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और ना ही उनकी बेगम। सब खामोश आलम का चेहरा तक रहे थे कि अब कौन सा फैसला होने वाला है। हूर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि शुक्र बुरहान ने उसे समझा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वो नूर के साथ बैठी थी। गोल्डन फ्रॉक में आसमान से उतरी हूर लग रही थी। ताई अम्मी ने बहुत गौर से उसके सुर्ख दमकते खूबसूरत चेहरे को देखा और वो उम्र गुजार आई थी। उसकी खुशी का अंदाजा उसके लबों पर टिकी शर्मगीन मुस्कुराहट, नाबीना आंखों में चमकते जुगनू से उन्हें उसकी खुशकिस्मती का अंदाजा हो रहा था। उन्हें यकीन नहीं था कि इतना खूबसूरत मर्दाना वजाहत का मालिक, जिसकी शख्सियत के सामने उनका खूबरू बेटा दब गया था, उस आदमी के पास हुरलैन इतनी खुश थी। हैरत ही हैरत थी। आखिर वो भी मर्द था और एक मर्द कैसे दागदार औरत को अपना हमसफर बनाकर इतना खुश रख सकता है। उन्होंने तो सोचा था वो एक अजियत भरी जिंदगी गुजार रही होगी, पर पहले से हसीन तरीन लड़की को देखकर किसी महकते गुलाब का गुमान हो रहा था। उन्होंने सर झटक कर आलम को देखा, जिसकी शख्सियत पूरे ड्राइंग रूम में छाई हुई थी। वो जसामत को देखकर हैरत से गुम रह गई। वो तो कोई पत्थर के बुत का गुमान दे रहा था और उन्हें खौफ सा महसूस हुआ। आखिर कैसे हुरलैन इस देव जैसे शख्स के साथ रहती होगी? अगर कभी जो एक थप्पड़ पड़ा तो क्या इस नाजुक की हालत हुई होगी? वो चुरचरी लेकर दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर यह बात कानों में बिठा लें। अगर मुस्कान को कुछ हुआ या उसकी आंख से आंसू निकला तो मैं वैसे ही 20 के नाम से मशहूर हूँ। आगे एसपी और कमाल साहब समझदार हैं। वो तमस्सुर भरी नजर बुरहान पर डालकर बोला तो कमाल साहब उसे पूरा यकीन दिलाने लगे और बुरहान खामोश बैठा था। हम सिर्फ सादगी से निकाह करना चाहते हैं और वलीमा मेरे छोटे बेटे की रुखसती में करेंगे। आसिया बेगम ने कहा तो आलम ने आरिफ को देखा, जिसे सर हिलाकर अपनी रजामंदी दी। तो उसे क्या टेंशन हो सकती थी। ठीक है, कल शाम को निकाह का वक्त रख लेते हैं और रात को रुखसती। बुरहान के लब हिले तो सबने एक दूसरे से मशवरा लेते सर हिला दिया। मुबारक हो बुरहान। रुलैन आलम के साथ बैठी मुस्कुराकर बोली। तुम्हें भी। बुरहान ने पतीली से कहा, पर चेहरे पर तासुरात जाहिर होने नहीं दिए। आलम की नसें हूर पर टिकी हुई थी, जो उससे करीब बैठी थी। नूर भी साथ वाले सोफे पर बैठी थी। बीच बीच में उससे कोई बात कर ली थी तो हूर मुस्कुराकर उसका जवाब देती और उससे अपनी खुशहाल जिंदगी का यकीन दिलाती, जो आसिया बेगम के कानों से पुशेरा नहीं था। उन्हें पता नहीं क्यों हूर पर रहम नहीं आ रहा था, जो उन्हें नूर पर आता था। उसे देखकर उन्हें खुशी नहीं हो रही थी, अलबत्ता बेजारियत हो रही थी। गुस्सा आ रहा था, शायद अपने बेटे की वजह से, जो उसकी मोहब्बत में माँ बाप सब कुछ भुलाए पता नहीं किन राहों का मुसाफिर बन बैठा था। ठीक है, कल हम मौलवी साहब के साथ आएंगे। कमाल साहब ने कहा तो आरब ने सर हिलाया। बुरहान ने खुद मैसेज करके मुस्कान को अपने माँ बाप के सामने आने से मना किया था, वरना तो खुशी से अपने सास ससुर से मिलना चाहती थी। पर बुरहान का हुक्म भी आंखों पर था। तभी अपने रूम में थी और आरब उसी गुरीज को शर्म हया समझ रहा था। आज हम साथ चलेंगे शॉपिंग करने शादी की। वो ड्राइंग रूम में बैठे एलईडी पर नजरें टिकाए आलम से बोली, जो उनके जाते ही वहीं दराज हो गया था और साथ हुरैन को भी अपने पास बिठा लिया था। अभी आलिम की सारी तवज्जो उसकी छोटी छोटी शरारतों पर थी, जो मूछे दाढ़ी से खेल रही थी। रात को, खुशी से बोली उसके मान जाने पर। आलम ने कुछ सोचते सर हिलाया। ठीक है, चलेंगे। वो गैर इरादी तौर पर राजी हो गया और हूर ने खुशी से नारा लगाया, मिस्सी चलेगी शादी की शॉपिंग करने हमारे साथ? वो पूछने लगी। नहीं, वो खुद कर लेगी। आलम ने सख्ती से कहा, कहीं फिर उसे ले जाने की जिद न कर ले और वैसा ही होने वाला
था कि लब फड़फड़ा कर रुक गए। ओके, हम दोनों जाएंगे। वैसे मैं कौन सा सूट लूं? उसकी शर्ट के बटनों से खेलती ही पूछने लगी तो साइड ने मुस्कुराहट दबाई। सारे ले लेना बेबी, सब तुम्हारे होंगे, जिस पर भी हाथ रखोगी। उसके बालों की लट को खींचते हुए बोला तो हूर सहेला गई। वैसे मैंने पास से भी लेनी है। ओके, और वो मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था और हूर उंगलियों पर गिन गिन कर अपनी मासूम ख्वाहिशें उभार कर उसे सुनाने लगी और वो गौर से उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। ये सब मिलेंगे? आखिर में गहरा सांस खारिज करते पूछा। जरूर मिलेंगे। उससे कहते उसके माथे पर लब रखे हुरुलैन शर्मा गई। हम कब चल रहे हैं? वो बेसब्री से हाथ मसलती पूछने लगी। आलम ने आरिफ की दी हुई फाइल से नसें हटाई तो सामने गोल्डन फ्रॉक में सोफे पर पैर पसारे बैठी बालों के चूड़े से खेलती शरीर लड्डू की जसारतें बर्दाश्त करती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अरे मुस्कान को आने दो, चल रहे हैं। वो कहकर वापस फाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। अभी नहीं आ रहे, इतनी देर कर दी है। गुस्से से बड़बड़ाती वो उठी और आईने के सामने खड़ी होकर बालों को चूड़े से आजाद करती बालों की चोटी बनाने लगी। आरिफ मुस्कान को लेकर शॉपिंग करवाने गया था और आलम ने कहा था उनके आने के बाद चलेंगे। तब से वो बेसब्री से यहाँ वहाँ घूम रही थी। डिनर भी कर लिया था और हजम भी हो गया था। आलम, मुझे मालूम है ये मेरे से ही देर कर रही होगी। दुल्हन ना हो गई, कोई मैम हो गई। वो चिढ़कर बोली। साइड ने सर हिलाते हुए ताकीद की। एक आप जवाब नहीं दे रहे और दूसरा मेरा बेबी पता नहीं किस हाल में होगा, सुबह से नहीं मिली। वो बड़बड़ाई। वो दबी हुई थी और आलम के घनी मूंछों तले लब मुस्कुरा रहे थे। वो दूर बैठा था तभी उसकी बड़बड़ाहट सुन नहीं पा रहा था। वह गुस्से से बल डालती वो हर चीज पटक कर गिरा रही थी। गुस्सा क्यों कर रही हो एन? उसके बालों को उसकी जालिम गिरफ्त से आजाद करवाते बोला। हुरुलैन ने मुंह बनाया। हम कब से बैठे हैं, क्या पता शॉप्स बंद हो जाए, फिर मैं कहाँ से लूँगी बासेब, मांग पट्टी, चूड़ियाँ और आइसक्रीम। वो भराई आवाज़ से बोल रही थी और आलम उसकी मासूमियत पर लब दबा गया। सब मिलेंगे मेरी एन को। अगर शॉप बंद हो गई तो हम वापस खुलवा लेंगे, पर खाली हाथ नहीं लौटेंगे। भला ऐसा हो सकता है एन फरमाइश करे और आलम पूरी करना करे? जेब से छोटी सी मखमल की केस निकाल कर सामने रखी और खोलकर उसमें चमकते डायमंड के हार्ट में लिखे एन पर उंगली फेरी और फिर उसकी शफाफ सराई गर्दन को देखा। उसकी लंबी काली चोटी को एक तरफ करते उसके गले में वो खूबसूरत सा पेंडेंट पहनाया। क्या है? फूल ने गले में सिरकते किसी चीज की मौजूदगी पर पूछता। आलम की एन। पहनाकर उसकी गर्दन पर लब रखे वो शर्म से छुई हुई हुई। फूल के गाल सुर्खी से तप गए। वो आलम ने मुस्कुराकर आईने में दोनों का मुकम्मल अक्स देखा। आ गए। वो खुशी से नीचे से आती मिर्सी की आवाज पर की। यस, आ गए। उससे पेट से दुपट्टा उठाकर उसे उड़ाया और पाँव में नफीस सी सैंडल पहनाई। उसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था, आंखों में जुगनू से बरस रहे थे। साइड कोट पहनकर मोबाइल जेब में रखता रिवॉल्वर अपने पीछे लगाया और शूज पहनकर उसके पास आया। आओ शहजादी। उसके माथे पर लब रखते उसे अपने साथ लगाया और रूम से बाहर निकला। वो आलम के आसार में संभल संभल कर कदम रखती खुशी से उड़ रही थी। आपको मालूम है पाजेब की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। उसके बाजू पर सर टिकाकर वो जोश से बोली। साइड ने मुस्कुराते उसके सर को देखा। और मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद है। वो बोला तो हुरुलैन की आंखें खुशी से नम हो गईं। सब कुछ खरीद लिया, कुछ रह तो नहीं क्या? आलम ने आरिफ से पूछा जो कार्ड के साथ सामान अंदर रखवा रहे थे। मुस्कान थकी हुई थी इसलिए चेंज करने चली गई। जी, सब आ गया है, अब सिर्फ फर्नीचर रहता है। उससे बताकर मुलाजमा को जगह दी जाने के लिए। एसपी ने मना किया है फर्नीचर से दीगर सामान से। आरिफ ने आलिम को देखते कहा जो हुरुलैन के साथ कहीं जाने की तैयारी में था। एसपी की कौन सुन रहा है, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। वो कहकर हुरुलैन को साथ लिए घर से बाहर निकल आया। पीछे आरिफ ने सर हिलाया। सारे रात से वो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें सुनते आया और अब शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोकते खुद बाहर निकला और एक गहरी नजर आसपास डालते हुरुलैन के लिए दरवाज़ा खोला। आओ डार्लिंग। उससे उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से किसी मोम की गुड़िया की तरह बाहर निकाला और गाड़ी लॉक करते सामने खड़े अपने आदमी को देखते हुए अंदर जाने लगा। वो लड़का उसकी गाड़ी के लिए था कि कहीं हुरुलैन को चोट पहुंचाने के लिए गाड़ी के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो बहुत से लोग हैं यहाँ? हुरुलैन नर्वस होती बोली। नहीं, बहुत कम है।
उसके हाथ पर नरमी से दबाव देते यकीन दिलाया तो वो शुगर का सांस भर कर रह गई और वो दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए ज्वेलर के पास आए कि वहाँ मौजूद लोगों की नसें भटक भटक कर उस हसीन मुकम्मल जोड़े पर जा रही थीं। गुरुलैन ने अपने गेट हिजाब के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़ रखा था और एक हाथ आलिम के मजबूत हाथ में देकर उसकी उंगलियों में अपनी कामती उंगलियां फंसाई हुई थीं तो दूसरे से उसके बाजू को जकड़ा हुआ था। आइए सर, तशरीफ रखें। शॉपिंग मॉल का ओनर साहिर आलिम को अपनी मिसेस के साथ देखकर एकदम खुशी से आगे बढ़ा और साथ लेकर साहिर की ज्वेलरी की तरफ इशारा करने पर वहां ले आया। कराची में कौन वो शख्सियत थी जो साहिर आलिम से नावाकिफ थी? एक उसकी पूरी सराह शख्सियत और कुछ बढ़ती बिजनेस में कामयाबी से हर कोई जानता था। शॉपिंग मॉल का ओनर खुद उसके सामने मुख्तलिफ खूबसूरत नेकलेसेस दिखा रहा था और साहिर को उनमें से कोई भी गुरुलैन की गर्दन के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ उसकी शफाफ खूबसूरत सराई गर्दन और कहाँ ये फीके नेकलेस। आलम पाजेब, गुरुलैन उसे दूसरे नेकलेस निकालने का सुनती बाजू हिलाकर बोली। आलम ने मुस्कुराती नजर उस पर डाली और उंगलियों से कुछ नरम सा दबाव दिया जैसे कह रहा हो मुझे याद है, और वो समझकर सर हिला गई। कुछ भी उसके बराबर का ना लगा तो उससे इंतहाई महंगे खूबसूरत 3 डायमंड के सेट ले लिए और अब बाजेब चूड़ियाँ देख रहा था। सर, आप मैडम को पहना कर देखिए। उस आदमी ने मशवरा दिया बगैर जाने कि साहिर को मशवरा देने वालों से कितनी नफरत है। साहिर ने भूरी आंखें बाजेब से हटाई और उस मॉल के ओनर को देखा जो कराची का सबसे महंगा और मुल्क का मशहूर मॉल था। मुझे फालतू बोलने वालों से सख्त नफरत है। वो गुस्से से बोला तो वो आदमी अपनी बेइज्जती पर हड़बड़ा गया और शर्मिंदा होकर नसें फिर गया। पैक कर दो ये सब। उससे मुख्तलिफ डिज़ाइन की 10 खूबसूरत बाजेब को पैक करवाया और चूड़ियाँ लीं। फिर उसकी छोटी छोटी फरमाइशें सुनता वो और उसे लेकर देता। पीछे खड़े उसके दोनों आदमियों ने बैग साम रखे थे और खुद उसके साथ कदम बढ़ाता उसकी सरगोशियाँ सुन रहा था कि अचानक खनकदार कहके गूंजे। साहिर ने जरा सी नसें हटाई और सामने देखा जहाँ कुछ लड़कियों का टोला शॉपिंग करने के साथ हंसी मजाक कर रहा था और जोर से नसें उन दोनों पर भी थी। आलम, मत देखिएगा वहाँ, आपको मालूम है मामा कहती थी जो लड़कियां गैर मर्दों के सामने ऐसे कहके लगाती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो उन मर्दों को अपनी तरफ मतवजा करती हैं और मैं जानती हूँ कि लड़कियां आपको देखकर ऐसे हंस रही हैं। आप वहाँ ना देखिए, मैं घर चलकर आपको कहके लगा कर दिखाऊंगी प्लीज़। हूर का कहना था कि साहिर ने उसकी बात पर जोरदार कहके लगाया। मुझे मंजूर है, उससे झुककर सरगोशी में कहा और हूर जो उसके कहके पर इफ्फत से सुर्ख हो गई थी उसके हामी भरने पर झट से सर हिलाया। ओह, मैं तो बालों की क्लिप लेना भूल गई, उसने अचानक सर पर हाथ मारकर कहा। साहिर ने उसे देखा। अगर वो इस मॉल को देख लेती तो कभी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ना कहती। आओ ले लें मेरी जान, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो उससे लेकर वापस आया और मुख्तलिफ हेयर क्लिप लेने लगा। पीछे खड़े उसके आदमी साहिर आलम की हालत पर अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगे जो अब हेयर पिन्स ले रहा था। ओ साहिर, मैंने रिंग्स नहीं ली, ये मेसी की शादी है, ज़रूर पहननी है। और कैचर, इयर रिंग्स, ब्रेसलेट, उफ, अभी तो बहुत कुछ रह गया है। वो परेशान सी बोली तो साहिर ने गर्दन घुमाकर अपने आदमियों के हाथ में थामे बैग्स को देखा। कसूर उसका नहीं था, उससे एक कहा था और वो 5-10 साथ लेकर दे रहा था। याद करो, रह ना गया हो कुछ, फिर घर चलकर कुछ मत कहना कि ये रह गया। वो तीसरी बार वापस आया उसी काउंटर पर और रूट के रह जाने वाली चीज़ें लेने लगा। और कुछ? उससे 3 बैग्स अपने आदमी को थमाए और अब ड्रेस लेने चल पड़े। सोच रही हूँ, उन्हें सर हिलाते कहा। और साहिर ने एक इंतहाई खूबसूरत डीप रेड कलर का लहंगा लिया उसके लिए और 2 जोड़े साथ में दूसरे भी। कौन सा सूट लिया है? गाड़ी में बैग्स रखने के बाद वो फ्रंट सीट पर आई तो पूछा। ब्राइडल, कहकर अपने आदमी को जाने का इशारा देते गाड़ी स्टार्ट की। है कौन सा? ये कैसा नाम है कपड़ों का? बुरा दिल। बुरा दिल भी कपड़े होते हैं? वो हैरान सी हुई, उसने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। वैसे कपड़ों का कसूर नहीं, आपकी अंग्रेजी ही मरी हुई है, मैं एवं ही आपको पढ़ा लिखा समझ रही थी। वो नाक सुकेड़ कर बोली तो आलम हंस पड़ा। ये बात तो सोफी से ठीक कही। मेरी अंग्रेजी इतनी मरी हुई है कि जब जिंदा होती है तो तुम्हारे चेहरे का रंग गुलाबी से सुर्ख कर देती है। उससे मुस्कुराते ताकीद की और उलहन ने उसकी मायने की इस बात समझकर मुक्का बाजू पर मारा। एक तो आप बहुत बदतमीज हैं आलिम, वो शर्म से बोली। और मुझे बदतमीज बनाने वाली तुम हो एन।
वो फिर बात सा आया, अस्ताफिरुल्लाह, मैं आपको ऐसी दिखती हूँ? वो कानों को हाथ लगा गई। तुम कैसी लगती हो मुझे ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर फिर सुनने का मूड है तो घर पहुंचने का इंतजार करो। सोमाइनी लहजा उसे पानी पानी कर गया। कौन सा फ्लेवर खाओगी? उसकी मुसलसल खामोशी पर मुस्कुराते पूछा। चॉकलेट। और मुस्कुराती बोली तो खिड़की के बाहर खड़े अपने आदमी को चॉकलेट का कहा। वो मुअत्तब सर हिलाकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ चला गया। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? वो उसकी तरफ रुख करके बोली और साई ने सामने से नसें हटाकर उसकी तरफ नजरें की। तुम्हें बहुत शौक है डार्लिंग बार बार सुर्ख होने का। उसके जवाब पर हुरलैन शर्मिंदा हो गई। इसमें सुर्ख होने की क्या बात है, सिर्फ पसंद ही तो पूछी है। वो मुंह फुला गई। साई ने आबरू उठाई। मुझे ये फ्लेवर पसंद है, खिलाओगी? उससे अपनी उंगली उसके गुलाबी लबों पर रखी और हुरलैन से तो पलके उठाना मुखाल हो गया। सुर्ख क्या, वो उससे गंभीर लहजे और बेबाकी पर लाल नीली पीली हो गई। माथे पर नन्ही मुन्नी पसीने के कतरे नुमादार हुए। सर। साई की पुरशौक नजरों को अचानक उसके आदमी की आवाज़ से हटाया और उसे आइसक्रीम लेकर हूर को थमाई। वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब खा लो, मेरा यहाँ खाने का कोई इरादा नहीं। उसके बाल सहलाते हुए कहा तो हूर ने नसें घुमाई और हिम्मत करके लबों से लगाई। साइड मुस्कुरा दिया। शर्म नाम की तो चीज़ नहीं इनमें। वो गुस्से से बड़बड़ाई तो आलम का कहकर गाड़ी की फिजा में गूंजा।